नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है वह यूपी टेट से संबंधित है। तो अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो 28 तारीख को होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, यूपी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम एक ही तरह का होता है, बस यही है कि उसमें ज़्यादा विषय हैं और इसमें कम विषय हैं। 5 विषय इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें जो प्रश्न है ये सुपर टेट के लिए भी है, लेकिन इसमें 4 विषयों को मैंने सम्मिलित किया हूँ, हालाँकि 5 विषय यूपी टेट में है और सुपर टेट में यही विषय है, लेकिन और विषय भी इनके साथ है सुपर टेट में। तो इसमें का जो प्रश्न है वह सुपर टेट में ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये यूपी टेट में ही बनेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हालाँकि ये जो प्रैक्टिस सेट है यूपी टेट के रिकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए। 120 प्रश्न है और गणित को मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए कि उसको हल करना पड़ता है, उत्तर बताने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने गणित को नहीं सम्मिलित किया हूँ और बाकी 4 विषय मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो हर टॉपिक से 30-30 प्रश्न। तो चलिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर टेट में मनोविज्ञान भी है और हिंदी भी है और संस्कृत और एक है पर्यावरण भी है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी टेट के। तो चलिए अब सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा। मैं 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो यूपी टेट के परीक्षा के एग्जाम के पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूँगा। तो चलिए, आज का हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपी टेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो मनोविज्ञान को पहले हल करते हैं। 30 प्रश्न मनोविज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए, मनोविज्ञान पहला प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का क्या अध्ययन किया जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जन्म से लेकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, इस वीडियो में मैं प्रश्न पर ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने का चांस होगा। तो हम सोचता हूँ कि वीडियो काफ़ी छोटा बनाया जाए और महत्वपूर्ण बनाया जाए। तो चलिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मस्तक का धोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? किस क्रिया का अंग है? तो मस्तिष्क का दोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो ये जो क्रिया का अंग है वो है संशोधन का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक, देखिए, संशोधन का नहीं होगा, संशोधन सॉरी ये विकास का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, दूसरा का बी। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है? तो लड़का पैदा होने के लिए जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्स लड़की को, एक्स वाई लड़के को पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 करा कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण में वंशानुक्रम भी होता है, परिवार भी होता है, पशु भी होता है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो होगा जैविक एवं अजैविक। ये तीनों इसी में आ जाता है, जैविक और अजैविक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। चौथा का आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पर। प्रश्न नंबर 5वां का कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो सबको पता है कि 3 ही नियम है थॉर्नडाइक का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सहसावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। सहसावस्था, तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें से कौन है? तो सहसावस्था हो प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बालक की व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो बालक के व्यक्तित्व की नींव पूछ रहा है। तो व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ जाता है? तो वो पड़ जाता है बाल्यावस्था में पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया था। कितनी अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है? तो 4 अवस्थाओं में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? तो सर्वप्रथम जो शिशु है वो अनुकरण करता है शब्दों का अनुकरण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। पहले वो शब्द ही बोलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्ण बोलता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है इसका 9 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10।
मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो है उसका क्या है, उसका परिवार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, तो बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो इन तीनों से प्रभावित होता है, जो ऑप्शन में दिया ए, बी और सी वाले, इन तीनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 12 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो सृजनात्मकता की पहचान किससे होगी? तो वो होगी नवीन परिणाम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13 का। 14 प्रश्न कह रहा है कि हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? तो हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? तो ये जो कहने वाले हैं वो है, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको कहने वाले सिम्पसन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 करा कि समस्या बालक है, समस्या बालक है, तो ये जो बालक में समस्याएं की बात की जाती है कि समस्यात्मक बालक या समस्याएं बालक में, तो ये सभी समस्याएं आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, प्रश्न नंबर 16, चलिए प्रश्न नंबर 16 इसमें नहीं इंक्लूड हो पाया है, प्रश्न सिर्फ दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो किसे दी जानी चाहिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो होगा पिछड़े बालकों को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में क्या करते हैं? तो निरीक्षण जब आप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि दूसरों का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है, तो व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो जो व्यापक शब्द का अभिप्राय है वो संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 19 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 करा कि ब्रेन लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो ब्रेन लिपि जानते हैं कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और जो प्रयोग किया जाता है अंधों बालकों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दृष्टिबाधित के लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि वंशानुबुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? तो जो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है वो किसने कहा था? तो वो कहा था टर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो किससे प्रेरित होता है? तो वो जो व्यवहार उसका प्रेरित होता है वो होता है बुद्धि से प्रेरित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या होता है? संप्रेषण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए भैया? शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है अध्यापक को क्यों करना चाहिए? तो किस लिए करना चाहिए? इससे क्या होता है कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आप इसमें से ऑप्शन पढ़िएगा, मैंने इस ऑप्शन में से पढ़ा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। अब देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो बाटा में रखिएगा और जब आप कटाएंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए वाला विकल्प 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि एक बालक की वास्तविक, वही प्रश्न है 25 वाला। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर जाना है। प्रश्न नंबर 26 कर रहा है पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो किसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए? बालक के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में सभी की महत्व होती है, तो सभी मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? तो इसमें देखिए तीनों नकारात्मक को संकेत कर रहे हैं और इसमें जो सकारात्मक को सी वाला संकेत, प्रशंसा होगा 28 का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती है? तो किस समय की अनुपत्ति होती है भैया? जब आप उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे, प्यार रखेंगे तो अनुराग की उत्पत्ति हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 29 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक जो है प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं वो प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानना है। तो जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वो प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 34 माह में सीख जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न, हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो हिंदी को 30 प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्न 31, कौन वर्ण घोष नहीं है? देखिए एक संघोष होता है, संघोष को ही घोष कहते हैं, और एक अघोष होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन घोष नहीं है, नहीं वर्ण पूछ रहा है, याद रखिएगा इसमें कौन घोष नहीं है। तो इसका जो सही होगा, इसमें कौन नहीं है, तो वो जो नहीं है वो है 6 वाला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किस में नहीं है? तो वो जो नहीं है उसमें है, देखिए आप सब तीनों में री है, डी में नहीं है, रिवाज में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 32 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है इसका सही होगा वो होगा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो नाक से होती है उन्हीं को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 33 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किसमें है भैया? देखिए गुण संधि, तो 34 का जो विकल्प सही होगा वो होगा भारतेंदु में गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, भरत संग इंदु अ प्लस ई, यानी पहले के साथ दूसरा, जब पहले के साथ अ के साथ क्या आएगा प्लस ई तो उसमें गुण संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। 35 प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो वृक्ष छाया का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वृक्ष प्लस छाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 के साथ 6 आता है तो आधा 6 में चला जाता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो समश्रु शब्द का जो तद्भव रूप होता है, तद्भव ये संस्कृत का रूप है, तत्सम है ये, और इसका तद्भव पूछता है तो इसका तद्भव जो होगा वो होगा, तद्भव क्या होगा इसका? मुच्छ होगा, मुच्छ, समश्रु मुच्छ, मुच्छ को मुच्छ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36 का ए वाला विकल्प। ठीक, समश्रु शब्द का तत्सम रूप जो है मुच्छ, अश्रु आंसू ससुर, ससुर सोमश्रु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा 36 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 हो गया, 37 पे जाना है ना, 37 पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो अभी ये तो बहुत सरल ही सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 37 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता है? तो वो होता है आकाश। आकाश को वर्ण थोड़ी नहीं कहेंगे, जाति वर्ण नहीं होता है, एक जाति होती है, एक अक्षर भी होता है, एक रंग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 38 का। 39 का कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जो नहीं है वो है, देखिए कमल का जलज मानसिज और पंकज तीनों होता है, अम्बुज नहीं होता है। तो 39 का जो सही होगा, देखिए अम्बुज, अम्बुज जलज, जलज अम्बुज
मनसिज मनसिज नहीं होगा, सॉरी, ये सी वाला विकल्प नहीं होगा क्योंकि अम्बुज भी जलज को ही संकेत करता है, तो कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है जिनका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिनका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, तो उसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा अन्यमनस्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 प्रश्न, अभिधा अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में क्या, अब आपके ऑप्शन है वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणात्मक प्रकट होता है, व्यंग्यात्मक प्रकट होता है और विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति से आपको क्या प्रकट होता है, तो जो प्रकट होता है वो होता है वाच्यात्मक में प्रकट होता है, वाच्यात्मक एक शब्द प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 41 का। 42 प्रश्न कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन सी। तो देखिए इसके जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो वो आता है गुण दोष। ऑप्शन नंबर बी, बहुत सरल प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो विशेषण क्या है, तो देखिए विशेषण आपको पहचानना है इसमें से। तो जो विशेषण है वो है, देखिए पतलून की विशेषता काला है, तो पतलून काली, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 43 का। 44 प्रश्न कह रहा है कि वहाँ मोहन के डैश डैश कोई नहीं था, वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो वहाँ मोहन के डैश डैश के स्थान पर के क्या रहेगा, डैश डैश के स्थान पर, तो वो रहेगा के अलावा कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 44 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि इनमें से हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। वाक्यार्थ में तक क्या है, तो तक जो है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो तक क्या है यही आपको बताना है। तो जो तक शब्द है वो है क्या, तक जो है संबंध बोधक यानी कि जोड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 45 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर, चलिए प्रश्न नंबर इस कट रहे 45 46 प्रश्न चलता है। को और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो संप्रदा को के लिए आप सभी के लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 का जो विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प 46 का। 47 उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो दो उद्देश्य और विधेयक जो है एक वाक्य के अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 47 का भी ए वाला। 48 प्रश्न क्या कह रहा है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो देखिए एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। आगे वाले प्रश्न 47 में वही दिया है कि उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और इसमें पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पूछ रहा है आप लोगों के सामने छक्के, तेंदुलकर, ओवर और 5। तो इसमें से जो उद्देश्य है वो है तेंदुलकर। तो तेंदुलकर की उद्देश्य मतलब कि तेंदुलकर के बारे में बताना है हमारा उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 48 का। अब चलते हैं 49 विराम चिन्ह का नाम है। आप लोगों के सामने ये विराम चिन्ह है और इसका आप लोगों को क्या बताना है, नाम बताना है। तो ये कौन सा विराम चिन्ह है ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए ये जो विराम चिन्ह का चिन्ह दिया गया है वो है अर्ध विराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 49 का। अब चलते हैं 50 प्रश्न, किसी कठिन ये हट जा भाई, किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है कोष्टक का प्रयोग आप करेंगे, यानी कि ऐसे कोष्टक लगा नहीं दिया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। तो अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा 51 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें से क्या है बाधा डालना का? तो बाधा डालना का अर्थ है रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 52 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? तो अपना हाथ जगन्नाथ का जो अर्थ है कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए अपने हाथ से दान करना, ये नहीं, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 53 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, तो एक जैसे हो के लिए इसमें से आपको चुनना है चोर चोर मौसेरे भाई एक ही थैली में चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, और जैसे नाथ नाथ वैसे साप नाथ। ठीक, तो इसमें से जो है वो सही होगा, वो होगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये लोग हैं कि मैं तुम सबको समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। तो ऑप्शन नंबर डी चोर चोर मौसेरे भाई नहीं होगा, याद रखिएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चोर चोर मौसेरे का मतलब हुआ कि तुम भी चोर मैं भी चोर, तो भला क्यों किसी को बताएं कि हम दोनों चोर हैं, ये होता है चोर चोर मौसेरे भाई को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो जो अधिसूचना का प्रकाशन है वो होता है राजपत्र गजट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है ये। अगला प्रश्न है निविदा, देखिए ये गड़बड़ा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी और निर्माण कार्य करवाना। तो निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, ये तीनों उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 56 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। चलिए भाई 57 पर। प्रश्न नंबर 57 करना, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? एक साथ अनेक प्रेषितियों भेजने अनेक जो पत्र भेजे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं परिपत्र, उसको कहा जाता है। तो 57 का जो विकल्प सही होगा वो होगा परिपत्र, उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नीचे प्रश्न में कुछ गद्यांश दिए गए हैं, उसको पढ़कर आपको 2 प्रश्न की उत्तर देना है। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहला गद्यांश कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, पैरों के बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मतलब उसको दिन रात गड्ढे में लेकर चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब सहारा देने वाली बाह के समान होगी जो उसको निरंतर उठाती जाएगी, और संगति खराब रहेगी तो वो पैरों के समान होगी और उसको गड्ढे में गिराती जाएगी। अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक होगा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? प्रश्न नंबर 58 यही कह रहा है। तो इस गद्यांश का शीर्षक जो है संगति है, संगति की ही बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कुसंग का अर्थ है, कुसंग का अर्थ है, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न हिंदी का है और 60वां प्रश्न, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। तो इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है वो है क्या है? केंद्र में इसको किसमें किसको लिया जाएगा भैया? संगति के महत्व को तो केंद्र में लिया जाए, भाव पूछ रहा है तो संगति का महत्व होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 60 का। तो अब हिंदी का भी हो गए। अब हम चलते हैं संस्कृत पर। संस्कृत में भी हम 30 प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए 30 प्रश्न देखते हैं संस्कृत का भी। मनोविज्ञान और हिंदी का देख चुके हैं। 30 प्रश्न संस्कृत।
चलिए संस्कृत को थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए चारों विकल्प आ गए ना। चलिए, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो नैदानिक परीक्षण आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है। तो ये जो है छात्र की विषम गति कमजोरियों को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 61 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो सबसे आवश्यक विकल्प के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे आवश्यक क्या है भैया, श्यामपट्ट ही तो है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 63 प्रश्न। 63 प्रश्न कह रहा है कि लेखन शिक्षण में प्रतिलेखन का तात्पर्य है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेखन का क्या तात्पर्य है। तो प्रतिलेखन का जो तात्पर्य है वो है पुस्तक के कुछ अंश को देखकर लिखना, यानी वैसे का वैसा लिखना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका प्रतिलेखन उसको कहते हैं। अब चलते हैं प्रतिलिपि उतारते हैं ना, वही चीज होती है। 64 का जो है 64 का होगा छंदोबाध्यता होती है। छंदोबाध्यता, छंद किसमें पाया जाता है, तो पदों में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले 65 पर। प्रश्न नंबर छंदोबाध्यता हो गया। और 65 प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। तो अशुद्ध वाचन का जो कारण नहीं है वो है, कौन नहीं है भैया, अशुद्ध वाचन का जो कारण नहीं है वो है प्रयत्न और लाघव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका 65 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 65 का जो विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला। सौसर वाचन नहीं, प्रयत्न और लाघव होता है, जिसके बाद प्रयत्न करते हैं तो उसमें होता है। तो ये वाला नहीं होगा, डी वाला, सॉरी डी वाला विकल्प 65 का सही है। ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। डी वाला विकल्प, आप लोगों भी ऐसे घबराइएगा जिन विकल्प को एकदम शांति से आराम से पढ़िएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए 66 का क का उच्चारण था सबको पता है कंठ। ऑप्शन नंबर सी। अब 67 इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो इनका जो निरूपण कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोगों के सामने रचनाएं दी गई हैं। तो ये जो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का जो निरूपण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है रघुवंशम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है व्याकरण है पाणिनि जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे पाणिनि से ही प्रश्न आ गया है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला में विभाजित किया है। तो संस्कृत वर्णमाला में जो है पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है, तो वो विभाजित किया है 14 भागों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 70 और त का उच्चारण आसान। तो त का उच्चारण आसान जो है दंत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। लोट लकार में रूप चलता है लोट लकार में रूप कैसे चलेगा, तो देखिए लोट लकार में जो रूप चलता है वो रूप चलता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। अब हमको पूछा ही है कि प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छेत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 71 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 72। पित्रा यानी ये पिता का रूप चलता है। पितृ शब्द में किस विभक्ति में वचन का है, तो पित्रा पूछ रहा है। तो पितृ शब्द का ये रूप है पिता का, और शब्द में किस विभक्ति में वचन में पूछ रहा है कि ये जो पित्रा दिया हुआ है किस विभक्ति और वचन में है। तो देखिए ये चीज रूप आपको बहुत याद करना पड़ेगा और जरूरी है। और इसका जो सही हो जाएगा वो विकल्प है तृतीया एक वचन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 अष्टाविंशति। और देखिए इसको जब संख्यावाची संख्या में लिखा रहा है ना, तो उसका अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है इसमें। तो अष्टाविंशति का मतलब ये हुआ कि पहले लास्ट वाले को उठाइए, विशति यानी 20 और अष्टा मतलब 8, यानी 20 8 28। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, 28 होता है। ऑप्शन नंबर ए 73 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74। पावक शब्द का संधि विच्छेद। पावक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा संधि विच्छेद है, तो पावक पौ धन अक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 74 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 का आ रहा है कि जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है। तो जगदीश में जो संधि हुई है झला जसोवंते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
राम का शब्द तृतीय एक वचन का रूप होगा। राम का रूप तृतीय एक वचन में पूछ रहा है, क्या होगा? तो तृतीय एक वचन में रूप होता है रामेण। अब चलते हैं 77 प्रश्न कह रहा है कि पठामह, पठ धातु का रूप है पठामह। तब पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। त लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 का अब चलते हैं 78। दा धातु बहुत महत्वपूर्ण है। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। तो द धातु में जो कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो कत्वा कत्वा आ जाता है, तो दत्वा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 78 का। अब चलते हैं अगला प्रश्न का है कि सह पदेन खज्ज अस्ति, वाक्य पदेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो जो इसमें विधायक सूत्र पूछ रहा है, तो जो विधायक सूत्र होगा वो दायेनाड गविकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, विकलांग की स्थिति में तृतीय विभक्ति होती है, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं, ओहो हम किस प्रश्न पर थे यार, संस्कृत का ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, 80 प्रश्न देखना था, दब गया ना। 80 प्रश्न, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, तो संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष कितने होते हैं भैया? तो पुरुषो तो तीन गुण हुई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 81 प्रश्न पर चलते हैं। 81 प्रश्न कह रहा है कि 81 प्रश्न कह रहा है कि 81 प्रश्न ये हमेशा दब जाता है, दिक्कत करता है। चलिए 81 प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में भविष्य काल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है रीट लकार, ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। 81 का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य अदृश्य सुनैयोदय दिखाइयोदय दोनों है? तो कौन है भैया? टेलीविजन, सुनैयोदय और दिखाइयोदय, तो सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, तेन में विभक्ति है, तेन में विभक्ति का श तौ ते तम तौ तान तेन, तृतीय है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 83 का। अब चलते हैं अगला प्रश्न 84, आगत्य में प्रत्यय है, आदत्य कत्वा का त्वा बचता है, कत कत ता तम, और लेप कत्य में यह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 84 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न 85 प्रश्न का है, विभयति शब्द में मूल धातु का धातु एवं लकार है। तो विभयति शब्द में मूल धातु और लकार पूछ रहा है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका मूल धातु और लकार आपको बताना है। तभी धातु और लट लकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय भाषाओं की जननी जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं संस्कृत को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 86 का। अगला प्रश्न 87 कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद पूछ रहा है, सबसे प्राचीनतम वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए सबको पता है। सत्री प्रत्यय युक्त शब्द है, सत्री प्रत्यय युक्त शब्द आपको छांटना है। तो इसमें से कौन सा शब्द सत्री प्रत्यय युक्त शब्द है? तो जो ये शब्द है वो कौन सा है भैया? तो वो है पठन, अन अंति अतः, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये संस्कृत का मैंने नोट्स दिया हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से जाइए लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से बहुत ही प्रश्न बनेंगे। तो वो काफ़ी टाइपिंग द्वारा नोट्स बनाया गया है, उसको एक बार पढ़िएगा ना, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही जवाब देंगे कि सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न हो गया, अगला प्रश्न, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची, समुद्र है बड़ा, अब देखिए सबसे बड़ा, तो बड़ा कौन होगा भैया? रत्नाकर, रत्नों से बुद्ध से भरा है रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला 90 प्रश्न, भूत बलि पद में कौन सा समास? देखिए भूत बलि, इसको कैसे पकड़ना है समास को? देखिए भूत एक शब्द है, उसके बाद लगा है बलि, आज में उत्तर पद प्रधान हो तो कौन समास? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए भूत के बलि के हटा दो तो भूत का कोनो मतलब है ना, तो भूत के लिए बलि, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक और पर्यावरण को स्टार्ट कर देते हैं। हमने 3
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 121वां। अब पर्यावरण को सीधे स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 121वें से हमें उत्तर अब देना है। पर्यावरण स्टार्ट कर दिया गया है। अब चलिए प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भी पड़ रहा है, भूमिवर्ती चारों और भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो कौन है भैया सबसे गहरा? अब देखिए बंदरगाह पूरब में चेन्नई भी बंदरगाह ही है, पारादीप भी है उड़ीसा में। तो इसका जो विकल्प सही होगा डी वाला विशाखापट्टनम। ज़्यादा बोलेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, सीधे उत्तर बताते चलते हैं। अब चलिए इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 122 का बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो कौन है भैया? खनन अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और बाकी सब स्रोत हैं जल प्रदूषण के। अब चलते हैं अगले प्रश्न। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, तब बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करेगा? तो बाढ़ संबंधी जो चेतावनी जो जारी करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। बाढ़ से पकड़ लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। ठीक, अब 125 पर चला हो भैया। 125 कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता है? तो ग्राम पंचायतों का जल संसाधनों का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी है भैया ग्राम पंचायत का कार्य। अब चलो प्रश्न नंबर 126 पर। प्रश्न नंबर 126, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिमाणिक खतरों में शामिल है। यानी पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिमाणिक खतरों में शामिल है, तो कौन शामिल है? तो उपयुक्त सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 126 का जो विकल्प 126 पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा और वनों में अग्नि दुर्घटना। ये उपयुक्त सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही वाला विकल्प होगा इसका 126 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 का निम्न में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो कौन सा राज्य हुआ है भैया? तो कौन सा राज्य? राजस्थान, वही में तो जाला सूखा देश, सूखा राज्य है। अब जल प्रदूषण कौन सा है? अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। जल प्रदूषण कौन सा है? मतलब रोग कौन होला जल प्रदूषण से, में ये पूछले बा। तो देखो डिप्थीरिया, इसमें जो रोग जो होता है वो होता है अतिसार, पेट झरे लागेला, ये जल प्रदूषण से होला अतिसार, ये रोग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक, जल प्रदूषण से होता है रोग। अब अगला प्रश्न 129, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 29 का। आप चलते हैं अगले प्रश्न 130, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो किसकी की जाती है भैया? ग्रीन ओलंपियाड की किया जाता है। इसी को पर्यावरण को महत्व देने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30 का। अब चलिए वन महोत्सव नहीं होगा, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी नहीं होगा, पर्यावरण दिवस महोत्सव ये नहीं होगा, प्रतियोगिता ग्रीन ओलंपियाड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, अरे भाई चलिए इसका ए मार लीजिएगा 130 का ए वाला विकल्प। अगला प्रश्न 131 प्रश्न का निम्नलिखित में से किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? सबको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, इतना सरल प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अब चलिए अगला, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? तो कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? तो जो रणनीति इसमें कारगर सिद्ध होती कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षण तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को सम्मिलित करें। ऑप्शन नंबर बी, सबसे लंबा ऑप्शन बी है, इसका सही उत्तर बी वाला विकल्प हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 133 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मूलभूत अधिकारों का जो मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अच्छा देखिए, सर्वांगीण विकास सभी में दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 का 100। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 134। प्रश्न नंबर 134 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषम आयाम विषम शामिल नहीं है? तो कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो वो जो आयाम शामिल नहीं है वो है डी, व्यावसायिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाती है। चलिए 135 प्रश्न पर चलते हैं और 15 प्रश्न बचे हैं। 135 प्रश्न, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? अंकों के आधार पर तो किसकी परीक्षा नहीं की जा सकती? तो वो स्वास्थ्य, योगा, संगीत, तो इन सभी की परीक्षाएं नहीं की जाती। कहीं हुआ है आप लोग देखे होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 135 का। अब चलते हैं 136। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? आपको इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन पर्यावरण संरक्षण नहीं? तो जल का संरक्षण। देखिए समस्या नहीं ना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 136 का बी। अब सभी समस्याएं हैं। अब चलते हैं 137। 137 प्रश्न कह रहा है, लेंथी है भाई, इतना बड़ा है, इसको तो लगता है कि इसमें हटेगा नहीं। चलिए इसको देखते हैं। इन निम्न में से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं है, सिद्धांत नहीं है। देखिए अब देखिए इसमें नहीं है, तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यटन शिक्षा प्रणाली नहीं है। अरे जीवन पर्यटन शिक्षा प्रणाली है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ये नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी निगेटिव को प्रदर्शित कर रहा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले 138। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। अब 139 प्रश्न चले, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, तो जो इसमें घटक नहीं है वो कौन सा घटक नहीं है? तो वो है, देखिए भूमि भी है, समुदाय भी है, परिवार भी है, पर्यावरण का घटक पूछ रहा है ना, तो धर्म नहीं होगा। धर्म से क्या पर्यावरण को लेना देना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 139 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 140 पर आ जाओ। चलिए भैया 140। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या है? तो जो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है वो है आग्नेय चट्टान। अब देखिए मैग्मा जो धरती के नीचे पाया जाता है, वो जैसे आता है तो लावा का रूप करते हुए बाहर आता है, और जो वो ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 140 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 141। जल्द, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों जो पराबैंगनी से रक्षा करती है? ये तो सबको पता है भैया, ओजोन। सी वाला विकल्प सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव में रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या हम कहेंगे भैया? जब वो पानी के रूप में पृथ्वी पर गिरी तो उसी को तो हम कहते हैं क्या? वर्षा। उसी को वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 43 प्रश्न 100। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखा कटीली झाड़ियाँ जहाँ पाई जाए रेगिस्तान एरिया में पाई जाए। एक उसे पकड़िए, कांटा कहाँ मिलेला? रेगिस्तान में। आज जब कटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान में मिली तो हमारे विकल्पवा केवल सही हुई गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका जो बी वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कर रहा है? इसको जूम कर लिया। स्वर्णिम रेखा नहीं, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा किसे आप कहते हैं भैया? कपास को तो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, बी वाला विकल्प। 145 पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा बहिन के कहल जाला? जुड़वा ग्रह बहिन भाग्नी वही कहा जाता है शुक्र को। नहीं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसमें से जुड़वा ग्रह किसे कहेंगे? शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं कटरे 146। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
बारे भैया, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे सरल क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 146 का डी वाला विकल्प। अब चलते हैं अगला प्रश्न 147, मानव निर्मित तथा मानव जाति आपदा का उदाहरण है। मानव निर्मित तथा मानव जाति आप जनित जनित है, जाति में पढ़ रहा हूँ सॉरी, जनित आपदा का उदाहरण है तो क्या है भैया उदाहरण? रासायनिक आपदा उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मानव द्वारा ही निर्मित होती है। याद रखिएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं 148, ई प्रश्न तो बहुत बार पूछ गई बा। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सबको पता है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए, ये भोपाल झीलों का राजधानी उसको कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा झील वहीं पाए जाते हैं। 149 प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 149, और वो जो है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए, 78% पाया जाता है वायुमंडल में। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न का है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, समुद्री प्रदूषण के कारण कहाँ नष्ट हो रहे हैं? तो मैंग्रोव वन। आज देखो मैंग्रोव वन कहाँ पाएंगे? समुद्र के किनारे के आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन जो है नष्ट हो रहे हैं। तो ये थे हमारे 4 विषयों को सम्मिलित 120 प्रश्न यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट। तो हमने जितने भी अपने तरफ से प्रयास किया, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी अगर आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।